है कि हम लोगों को पहले पढ़ना है क्या, प्लेटो। ठीक है, चलिए अब इसमें पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पूरा आपको, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं, ये पूरा ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लाया गया है। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें आपको कंटेंट मिलने वाले हैं और इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो प्लेटो देखते हैं, प्लेटो कब होता है भाई, 428 से लेकर के 347 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो विद्यार्थियों की या जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी भी विचारक को हम लोग उसके विचारों को याद कैसे करें, कैसे याद रखें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यही बताएंगे कि आपको किसी भी विचारक को याद कैसे करना है। चलिए, याद करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्लेटो ने ये सारे विचार क्यों दिए, प्लेटो ने ये सारे विचार क्यों दिए, ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि इन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की, दार्शनिक राजा हो, सत्य ये हो, न्याय ये हो, इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें क्यों दी, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अपना विचार देता है, अपना पुस्तक लिखता है, तो उस पर आसपास के जो वातावरण होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन सब का उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। तो उन सारे प्रभावों को भी हमें अध्ययन करना होता है, तब जाकर के हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि भाई प्लेटो महोदय ने ऐसा क्यों कहा था। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो यूनान के कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एथेंस में जन्म हुआ था। और इसके बगल में क्या था, स्पार्टा था। ठीक है, इसके बगल में क्या था, स्पार्टा था। अब एथेंस में क्या था, उस समय लोकतंत्र था। एथेंस में क्या था, लोकतंत्र प्रचलित था और स्पार्टा में निरंकुशतंत्र था। ठीक है, अब लोकतंत्र उस समय क्या था, अपने आप में भ्रष्ट रूप में था। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की जो इनके गुरु होते हैं सुकरात, अभी हम सुकरात के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि सुकरात को पढ़े बिना प्लेटो अधूरे रह जाएंगे। तो उस समय जो लोकतंत्र होता है अपने भ्रष्ट रूप में होता है और गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के इस लोकतंत्रवादी व्यवस्था की निंदा करते हैं। क्यों, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि भाई जो लोकतंत्र होता है उसमें जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा वक्ता होता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास बोलने की क्षमता होती है, वही लोग क्या करते हैं, शासन में जम जाते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे लोगों का ये शासन नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या करते हैं कि इनके गुरुजी और ये शिष्य महोदय दोनों लोग मिल करके एथेंस में जो उसमें प्रचलित लोकतंत्र होता है उसकी जो है बुराई करते हैं। अब इनके जो गुरु महोदय होते हैं सुकरात, सुकरात को हम लोग जानते हैं, सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था। किस लिए दिया गया था, तो सुकरात को जो मृत्यु दंड दिया गया था वो यही अपने लोकतंत्र की बुराई करने के लिए, अपने राज्य की बुराई करने के लिए, खास करके अपने राज्य में जो लोकतंत्र चल रहा था उसकी बुराई करने के लिए स्पेशली सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो लोकतंत्र था उसके चलते जो है इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो अब उनके जो शिष्य होंगे, कौन, उनके शिष्य होंगे प्लेटो। अब सोचो कि उसके शिष्य प्लेटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र दोनों नहीं मानते थे, मृत्युदंड भी दे दिया गया। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। अब ये जो मैं बता रहा था ना परिस्थितियां क्या होनी चाहिए और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये वही सारी परिस्थितियां आपको साइड बाई साइड में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लोकतंत्र था। अब जो सुकरात थे उस समय दो चीज़ें थी, एक जो एथेंस था, एथेंस में स्पेशली दो तंत्र थे, एक था लोकतंत्र और एक था अभिजात तंत्र। ठीक है, तो ये जो सुकरात थे ये अभिजात तंत्र का समर्थन करते थे और लोकतंत्रवादी जो थे उनकी बुराई करते थे। तो चुनाव हुआ, तो चुनाव जब हुआ तो उसमें फिर से लोकतंत्र वाले जीत गए। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई इनको लगा कि अभिजात तंत्र वाले जो हैं इनको आगे बढ़ाने में और इनको यहाँ तक लाने में सुकरात जो है साथ दे रहा है, इसीलिए इन लोगों ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। अब सोचिए ये सारी घटनाएं जो आपको बन रही हैं
ये सारी घटनाएं अगर बन रही हैं तो उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि लोकतंत्र कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या लोकतंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है। ये जो उस समय लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी जिसने सुकरात को मृत्युदंड दिया, तो भाई जो शासन करने वाला हो, राजा हो, वो कैसा होना चाहिए। न्याय, चूंकि भाई सुकरात के साथ उस समय न्याय नहीं हुआ तो स्पेशली वो भी न्याय के बारे में सोचेगा कि न्याय कैसा होना चाहिए, सत्य कैसा होना चाहिए। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसी भी अगर आप विचारक को पढ़ते हैं तो उस समय की परिस्थितियां आप जानिए, उस समय कैसे कैसी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपको जानना है। ठीक है। हाँ, तो बगल में स्पार्टा देख रहा था, स्पार्टा के लोग काफ़ी खुश थे, वहीं एथेंस के लिए लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ बगल में वो देखता था इटली। ठीक है, इटली में जब गया वहाँ के लोग खुशहाल थे, मौज मस्ती कर रहे थे। खास करके वो जब ग्रीस में गया तो ग्रीस में देखता है वहाँ जो कृषि मूलक जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ठीक थी, काफ़ी अच्छी लगी उसको। घूमते घूमते बताया जाता है कि वो भारत में भी आया था। भारत में जब वो क्या देखता है, भारत में जो वर्ण व्यवस्था देखता है, वो वर्ण व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित होता है और यहाँ पर वेदांत की शिक्षा लेता है। और कहा जाता है कि जो प्लेटो की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में ये जो वर्ण व्यवस्था वाला है और वेदांत में जो न्याय है वो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय में क्या कहा है कि भाई जितने भी उसने 3 वर्ग बनाए हैं वो कहा है कि अलग अलग वर्गों के लोग अपना अपना काम करें और उसमें कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करे, वही न्याय है। तो कहीं ना कहीं भारतीय वर्ण व्यवस्था में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये रही वो परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों से प्रभावित होकर जिन चीज़ों में आकर के प्लेटो ने ये सारी चीज़ें अपनी जो है लिखी हैं। तो कोई भी ऐसे विचारक आपको पढ़ना है तो पहले उसके आसपास की परिस्थितियां देख लीजिए कि उस समय कंडीशन क्या थी, कैसे थी, सिचुएशन क्या थी, उसका कोई संबंधी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप भी एक बार सोचिए कि अगर उस जगह उस टाइम अगर आप भी प्लेटो की जगह पर होते, वो आपसे कहा जाता कि आप ऐसा कुछ लिखिए कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, तो आप क्या करते? तो जाहिर सी बात है आप भी कुछ ऐसे ही सोचते। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब आइए फाइनली हम लोग पहले सुकरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो PDF है उसमें सुकरात के बारे में नहीं लिखा गया है। हम लोग डायरेक्ट प्लेटो से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम लोग सुकरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सुकरात क्या था, अपने ही नगर राज्य एथेंस की क्या करता था, हमेशा बुराई करता था और अपने ही नगर राज्य एथेंस का विरोध करने पर ही उसको क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, और स्पेशली हम लोग अगर सुकरात के बारे में देखें तो सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी है, सुकरात ने कुछ भी लिखित नहीं लिखा है, लेकिन जितनी भी बातें प्लेटो ने लिखी है माना जाता है कि ये सुकरात के ही दर्शन हैं। ठीक है, सुकरात के ही प्रामाणिक विचार ये माने जाते हैं। अब स्पेशली हम लोग देखते हैं कि सुकरात के जो सिद्धांत थे, सुकरात ने 3 सिद्धांत दिया था। एक था तर्क विद्या का सिद्धांत, ठीक है, और एक दिया था उसने प्रयोजन मूलक सिद्धांत, और एक दिया था उसने आकृति सिद्धांत। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फाइनली तब हम लोग पहुंचते हैं प्लेटो को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो तर्क विद्या का सिद्धांत जो है सुकरात ने ही स्टार्ट किया था, और उसने कहा था कि भैया प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रकृति का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वस्तुओं का निरीक्षण करना जो है वो आवश्यक है, वस्तुओं का निरीक्षण करना आवश्यक है। और उसने कहा था कि प्रकृति का जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति क्या है, एक मानसिक क्रिया है। ज्ञान प्राप्ति क्या है, उसने कहा था कि एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, उसने कहा था कि ये जो वस्तुओं का, अगर आपको प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना है तो वस्तुओं का निरीक्षण ही जो है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, वस्तुओं का निरीक्षण ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसके लिए
क्या करना पड़ेगा कि सत्य को अगर पाना है तो सत्य को पाने का जो सही तरीका है, सत्य को पाने का जो सही तरीका है वो है वाद विवाद, ठीक है, वो है वाद विवाद और वार्तालाप, ठीक है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको सत्य का पता नहीं चलने वाला है। और इसी वाद विवाद और वार्तालाप की जो इसका नियम था, इसी को आगे चल करके प्लेटो ने इसको और आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्रयोजन मूलक। तो प्रयोजन मूलक में सुकरात कहता है कि जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, मनुष्य की गतिविधियां ये केवल भौतिक कारणों, ये केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती हैं। किससे? केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती हैं। क्या? मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो भौतिक कारणों से ही नियमित नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है कि उनका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और कोई ना कोई ध्येय होता है, ठीक है। तो जितनी भी मनुष्य की गतिविधियां होती हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई ध्येय होता है जो कि वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल तो के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, उदाहरणार्थ जैसे कि जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो अगर चाहता तो वहां से भाग सकता था, ठीक है, लेकिन उसने भागा नहीं, ठीक है, सुकरात ने भागा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक दिखाना चाहता था, वो ये दिखाना चाहता था दंड को स्वीकार करके कि जो कानून है, कानून का पालन करना क्या होता है, नागरिकों का कर्तव्य होता है, वो ये दिखाना चाहता था, ठीक है। इसलिए सुकरात ने दंड को स्वीकार किया, ठीक है। चलिए अगला जो सिद्धांत दिए थे सुकरात ने वो था आकृति सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि जैसे जो आकृति होती है, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाने में आप लोग देख रहे हैं कि कोई लाइन पतली हो गई, कोई लाइन मोटी हो गई, कोई छोटी हो गई, तो करेक्ट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं बनती है, ठीक है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं बनती है। यानी कि वो जो आकृति होती है वो अपूर्ण होते हुए भी क्या होती है, पूर्ण माना जाता है। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही हमारा नगर राज्य है, ऐसे ही हमारा नगर राज्य है जो कि पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, लेकिन अपूर्ण होते ही वो क्या होता है, पूर्ण माना जाता है। तो ये 3 सिद्धांत दिया था किसने, सुकरात ने दिया था, ठीक है, ये सुकरात ने दिया था। उसके बाद सुकरात ने अपने चिंतन में क्या किया, अपने चिंतन में सुकरात ने ज्ञान को प्रमुखता दी है। किसको? ज्ञान को प्रमुखता दी है। और सुकरात ने कहा है क्या कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो ये याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। सत्ता किसके हाथों में सौंपना चाहते थे सुकरात? तो वो चाहते थे कि सत्ता किसके हाथ में होना चाहिए, दार्शनिकों के हाथ में होना चाहिए। और ये जो है सुकरात जो है पूर्ण सत्तावादी के क्या थे, पक्षधर थे, जो कि लोकतंत्र का क्या था, विरोधी था, लोकतंत्र का क्या था, विरोधी था। तो ये इतनी सारी चीजें आपको सुकरात के बारे में अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं प्लेटो के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं? प्लेटो के बारे में देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लेटो, इनका एक दूसरा नाम था अफलातून, क्योंकि इनकी हिष्ट पुष्ट शरीर थी और काफ़ी सुंदर भी थे, इसलिए इनका नाम अफलातून हो गया। जन्म कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में हुआ था, एथेंस में हुआ था। मृत्यु 347 ईसा पूर्व में मानी जाती है। एथेंस में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनके पिता का जो नाम था वो अरिस्टोन नाम था, माता का नाम प्लेटोन नाम था। इनके गुरु थे सुकरात महोदय, जिनके बारे में आपको पीछे बताया ही। कर्म भूमि इनकी यूनान थी। कर्म क्षेत्र क्या है इनका? वो है पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। चलिए रचनाओं में देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। यहाँ पर आप लॉग की जगह पे आप लॉज कर लीजिएगा, काफ़ी फेमस है। और इयॉन हो गया और सिम्पोजियम हो गया। तो रिपब्लिक, स्टेटमेंट हो गया, लॉज हो गया और सिम्पोजियम हो गया। ये 4 बुक जो है इसके बहुत फेमस हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। प्रसिद्धि इनको किस क्षेत्र में मिली? तो दार्शनिक के क्षेत्र में मिली। नागरिकता कहाँ की थी? तो नागरिकता ग्रीक की थी। थोड़ी सी और अन्य जानकारियां अगर प्लेटो के बारे में हम लोग देखना चाहें तो 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना।
और सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति क्या हो गया, प्लेटो को घृणा हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पीछे मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई थी उसके आधार पर उसने मिस्र, इटली, सिसिली बताया था, इन सब आदि देशों की यात्रा की और अंत में एथेंस लौट करके अकादमी की स्थापना की। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो प्लेटो ने की थी। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित और चीजें। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, एथेंस के एक कुलीन परिवार में। कुलीन मतलब आप लोग जानते होंगे कि धनी परिवार जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये बनना क्या चाहता था, ये एक राजनीतिज्ञ बनना चाहता था, ठीक है, राजनीति में आना चाहता था। लेकिन जब उसके गुरु को मृत्यु दंड दिया गया तो वहां पर वो चेंज हो गया, उसकी सारी चीजें बदल गई। अब उसने कहा अब हम आएंगे और राजनीति को परिवर्तित करने के लिए दार्शनिक विचार देंगे, ठीक है। इनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लेस था, किंतु चौड़ी शरीर के कारण व्यायाम जो गुरु थे इसका नाम क्या रख दिया, प्लेटो रख दिया। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विश्वविद्यालय चले गए थे। कौन, 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो सुकरात के पास गए थे। विधान रखना है। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण जो उनकी स्वाभाविक इच्छा थी वो क्या थी, एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, जो कि आपको पीछे बताया काफी महत्वपूर्ण थी। किंतु जब उनके प्रिय सुकरात को 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड मिला तो इस घटना से उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया, ठीक है। तो ये घटना को याद रखना है कि प्लेटो ने अपनी योजना कैसे परिवर्तित कर दी। इसी मोड़ पर मैक्सी ने लिखा है, जब इसने आदर्श जीवन को अपना लिया तो इसी मोड़ पे मैक्सी ने लिखा कि भैया प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात क्या हो गया, पुनः जीवित हो गया। क्योंकि ये पहले राजनीतिक जीवन जो है जीना चाहता था, लेकिन जब सुकरात को मृत्यु मिली तो सुकरात की तरह ही इन्होंने फैसला किया कि अब हम दार्शनिक जीवन अपनाएंगे। तो मैक्सी ने लिखा कि प्लेटो में सुकरात जो है पुनः जीवित हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये किसने लिखा, तो ये मैक्सी ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने शिक्षण कार्य के लिए अकादमी की स्थापना की। आपको पीछे ही बताया, जब इनको मृत्यु दंड दिया गया तो भ्रमण पर गया, वहां से लौट करके आया, सब कुछ सीख करके आया, तमाम सारे देशों की जो शासन पद्धतियां थी उनको सीख करके आया। तो फिर उसने क्या किया, फाइनली अकादमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है, तो वो प्लेटो की अकेडमी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको इसे रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसमें आप लोग देख रहे होंगे हम इसको कलरफुल जरूर कर दिए हैं, अंडरलाइन जरूर कर दिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी भी हो। अब जिसके प्रवेश द्वार पर, अकादमी जो विश्वविद्यालय था उसके प्रवेश द्वार पर क्या लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। तो ज्यामिति मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं एक अंदाजा गणित से, तो कहीं ऐसा ना हो कि गणित लिखा हो तो आप उसको गलत कराएं। ज्यामिति और गणित वही होता है, ज्यामिति से या गणित से कोई भी व्यक्ति जो अपरिचित हो या ना जानता हो वो व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना ले, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं कि प्लेटो के सभी जो 36 ग्रंथ हैं, टोटल 36 ग्रंथ हैं, जिसमें से प्रमाणिक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रमाणिक माने जाते हैं। तो 28 जो ग्रंथ हैं वो प्रमाणिक माने जाते हैं। कुल कितने हैं, तो ये 36 हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो जितने भी 36 ग्रंथ हैं सब संवाद और वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। किसमें, संवाद और वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। उसके प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं वो रिपब्लिक हैं, स्टेटमैन है, लॉज है, एपोलॉजी है, क्रीटो है और सोफिस्ट आदि है। जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है, वो है रिपब्लिक, जिसने क्या किया, प्लेटो को अमर बना दिया, ठीक है। रिपब्लिक ने क्या किया है भाई, प्लेटो को अमर बना दिया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमने प्लेटो को अमर बना दिया, तो रिपब्लिक ने। अब हम लोग देखते हैं प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा।
तो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना, कि न्याय की प्रकृति क्या है, कैसा है न्याय और वो रहता कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन विषय था। तो रिपब्लिक का जो एक उप शीर्षक है वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो था न्याय से संबंधित। रिपब्लिक का एक उप शीर्षक भी रखा गया था और वो फाइनली था न्याय से संबंधित। प्लेटो लिखता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, यानी सत्ता पाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, उसके लिए आपको उसका मूल्य जरूर चुकाना पड़ेगा। प्लेटो का जो न्याय शब्द है उसका प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं हुआ है, यानी जो प्लेटो का न्याय है वो कानूनी नहीं है कि भैया कोई कानून आपको ये न्याय दिलाएगा जैसे संविधानों में लिखा रहता है, बल्कि जो प्लेटो का न्याय है वो नैतिक अर्थ में किया गया है, मोरल के रूप में किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा है उसका प्रतिपादन करने से पहले जितने भी तत्कालीन प्रचलित न्याय संबंधी धारणा थी उन सभी न्याय संबंधी धारणाओं का पहले प्लेटो क्या करता है, विवेचन करता है और उन सभी धारणाओं का पहले खंडन करता है। ठीक है, जैसे कि सिफिलस के अनुसार उस समय क्या था कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही क्या है, न्याय है। सिफिलस ने क्या कहा था उस समय कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। लेकिन क्या करता है कि प्लेटो इसका खंडन करता है। प्लेटो इसका खंडन कैसे करता है भैया, कि हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता है, हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता है। जैसे कि यदि आपको कोई आपका शत्रु देश पकड़ लेता है, किसी को शत्रु देश क्या करता है, यदि किसी को पकड़ लेता है तो ऐसे कंडीशन में आदमी सत्य बोलेगा, नहीं बोलेगा। ऐसे आदमी अगर ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को किसी शत्रु देश ने पकड़ लिया है तो अगर वो सत्य बोल देता है तो वो क्या होगा, उससे उसके देश का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर अभी करंट में अभिनंदन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभिनंदन को ये शत्रु देश ने पकड़ लिया था, पाकिस्तान में चला गया था, तो क्या वो वहां पर सत्य बोलता और वो न्याय था? बिल्कुल नहीं था। तो उसने वहां पर सत्य नहीं बोला और इससे क्या हुआ कि प्लेटो यही कहना चाहते थे कि हमेशा सत्य बोलना ही न्याय नहीं होता है। किसी का ऋण चुका देना, ठीक है। अब देखो, मान लिया कि प्लेटो ने इस बात का खंडन कैसे करता है, प्लेटो इस बात का खंडन कैसे करता है किसी का ऋण चुका देना। प्लेटो कहता है भाई चलो किसी दोस्त के यहाँ से हम कोई सामान ले आए, क्या ले आए, कुल्हाड़ी ले आए। अब हम उस कुल्हाड़ी को जाते हैं वापस देने, ठीक है, हम उस कुल्हाड़ी को जाते हैं वापस देने। अब मान लो कि उस समय आपके मित्र की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, उसे कोई भी सामान मिल जाए तो आपके ऊपर ही प्रहार करके वो आपकी हत्या कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपने जो उसकी कुल्हाड़ी लाई थी वो देंगे, नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ऋण को चुका देना ही न्याय है, ये यहाँ पर फेल हो जाता है। तो सत्य बोलना और ऋण को चुका देना ही न्याय है। तो इसका खंडन जो है प्लेटो ने इस प्रकार से किया है, ठीक है। चलिए, पोलीमार्कस आगे बोलता है, पोलीमार्कस आगे बोलता है और ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। बाद में आगे चलकर उचित शब्द की जो व्याख्या होती है वो कैसे होती है, आप ये देखो। पोलीमार्कस क्या वो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित में आगे चल करके क्या बोलता है कि क्या है ये, न्याय एक कला है। और कला क्या होता है, चतुराई के साथ अगर प्रयोग किया जाए तो कला क्या है, चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करो, मित्र के साथ श्रेष्ठता का व्यवहार करो और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करो, यही न्याय है। ये किसने कहा था, पॉलीमार्कस ने कहा। इसका भी खंडन कौन करता है, इसका भी खंडन करता है प्लेटो। और ये कहता है भैया कि क्या कहता है कि मित्र के साथ तो श्रेष्ठ का व्यवहार सभी करते हैं, अगर शत्रु को भी मित्र बना लिया जाए, शत्रु को भी मित्र बना लिया जाए, वही क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है। तो ये कहा किसने, ये कहा
प्लेटो ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सिफिलिस और पॉलीमार्कस के अनुसार ये क्या क्या थे और इसका खंडन प्लेटो किस प्रकार से करता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रीमेकर्स। फ्रीमेकर्स जो कि हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी सिद्धांत। ठीक है, ऊपर जो दोनों लोगों का दिया गया सिफिलिस और पॉलीमार्कस, सिफिलिस और पॉलीमार्कस को जो है हम लोग बोलते हैं परंपरागत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? परंपरागत सिद्धांत के अनुसार। और ये जो थ्रेसीमेकर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? थ्रेसीमेकर्स का सिद्धांत ये क्या है? क्रांतिकारी सिद्धांत है। ठीक है, तो क्रांतिकारी के अंतर्गत हम लोग थ्रेसीमेकर्स को पढ़ेंगे। वो तो थ्रेसीमेकर्स ने क्या क्या कहा था भैया कि शक्तिशाली का हित साधन ही क्या है? न्याय है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यानी कि इन्होंने कहा था कि भैया जो अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। अब इसका खंडन भी कौन करता है? प्लेटो करता है। कैसे करता है? देखिए, प्लेटो कहता है कि भाई शासन क्या है? शासन एक कला है और जिसका उद्देश्य है वो क्या होता है? कल्याण। जिसका उद्देश्य क्या होता है? वो होता है टोटली कल्याण करना। अर्थात शासक का कार्य क्या है? अर्थात शासक का कार्य होता है कल्याण करना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी अन्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की होती है। तो इस प्रकार से इसका भी खंडन कर देता है कौन? प्लेटो। आगे हम लोग देखते हैं ये जो ग्लाउकन है, ग्लाउकन क्या आते हैं? व्यवहारिक सिद्धांत में। ठीक है, ग्लाउकन का जो सिद्धांत है वो किस में आता है? व्यवहारिक सिद्धांत में आता है। तो परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत के तहत ग्लाउकन बोलते हैं कि न्याय क्या है? भय का शिशु है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। न्याय क्या है? भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या है? कमजोरों की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? ग्लाउकन ने कहा था। अब इसका भी खंडन कौन करता है? प्लेटो करता है। प्लेटो कहता है कि हमें नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। जिससे क्या हो सके? सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, इसलिए हम न्याय का पालन करते हैं। तो अगर जो कमज़ोर वर्ग हैं वो न्याय का पालन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भयभीत हैं या भय की वजह से करते हैं। उनका मेन काम क्या है? सामाजिक न्याय की वो स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए ये जो न्याय है ये कमज़ोरों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए होना चाहिए। ये किसके लिए? सभी के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित समाज के लिए सबके लिए कानून होना जरूरी है। किसके लिए? व्यवस्थित समाज के लिए सभी के लिए कानून हो, ये जरूरी है। ठीक है, केवल कमजोरों के लिए ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी चीजें आपको समझाई गई। ऐसा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, प्लेटो का आरोप है कि उपयुक्त जो सभी विद्वान हैं वो न्याय को बाह्य मानते हैं। अभी तक आगे जितने भी आपको बताए, परंपरागत वाला बताए और ये जो थ्रेसीमेकर्स हैं ये इनका क्रांतिकारी वाला बताया, ये ग्लाउकन जो थे ये क्या थे? व्यवहारिक थे, इनको बताया। तो अब जो है प्लेटो इन पर आरोप लगाता है कि ये सभी जो विद्वान हैं वो न्याय को बाह्य मानते हैं, इसलिए इन लोगों ने ऐसा कहा था। इसके विपरीत फिर प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो मानता है कि भाई ये जो न्याय है ये अंदर की वस्तु है, आत्मा के अंदर की वस्तु है, न्याय को बाह्य नहीं माना जा सकता है। प्लेटो की धारणा क्या थी कि जो मानवीय आत्मा है वो तीन तत्व, किससे? इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो की धारणा के अनुसार मानवीय आत्मा के तीन तत्व कौन कौन से हैं? तो वो हैं इंद्रिय, तृष्णा और शौर्य और बुद्धि। आगे चल करके इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया जाएगा। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी क्या होता है? व्यक्ति न्याय का पालन कर पाता है। ठीक है, तभी व्यक्ति क्या कर पाता है? न्याय का पालन कर पाता है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये जो इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि दिया है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो तृष्णा है, ये किस में होता है? उत्पादक वर्ग में होता है। किस में होता है? उत्पादक वर्ग में ये होता है
तृष्णा, ठीक है, और उनमें क्या होती है, संयम होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शौर्य, शौर्य ये सैनिकों में होता है, ठीक है, सैनिक वर्ग में होता है शौर्य, और इनको साहस से काम लेना चाहिए। किससे? इनके अंदर साहस होता है, साहस से काम जो है इनको लेना चाहिए। आगे जो बुद्धि होती है, बुद्धि किस में होगी भाई, वो होगी दार्शनिकों में, और इनको विवेक, इनके अंदर क्या होता है, विवेक और सद्गुण होता है, ठीक है, क्या होता है, विवेक या फिर सद्गुण होता है, ठीक है। चलिए अब यहीं पर क्या कहता है, प्लेटो कहता है, प्लेटो कहता है कि जब संयम को साहस का साथ मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, संयम को साहस का साथ मिल जाए, और विवेक का क्या मिल जाए, विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए, तो यही क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है, यही क्या होता है, न्याय होता है। अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि जब तीनों गुण उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। राज्य के संबंध में प्लेटो क्या कहता है कि जो राज्य है वो मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, यानी कि राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकले हैं, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का प्रमाण होते हैं जो उनमें निवास करते हैं, ठीक है। तो यानी क्या है, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था प्लेटो ने, ये आपको ध्यान में रखना है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने कहा था कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही इसका निवास स्थान है, और निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के ये मन में होता है क्या, न्याय, ठीक है, क्या होता है, न्याय। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करे, जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, क्या बताया था, दार्शनिक बताया था, सैनिक वर्ग बताया था, और उत्पादक वर्ग बताया था। तो प्लेटो कहता है कि ये लोग अपने अपने स्थान पर रहें, यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर जाकर के हस्तक्षेप ना करें, और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि दूसरे के कार्यों में भी हस्तक्षेप ये लोग ना करें। दार्शनिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे, और उत्पादक वर्ग अपना काम करे, ठीक है। तो इनका जो निवास स्थान होगा अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में होगा, यानी कि यही क्या होगा, यही न्याय होगा, ठीक है, कि अपने अपने निश्चित स्थान पर रहें, अपना अपना निश्चित काम करें, वही क्या होता है, न्याय होता है, किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लेटो की शिक्षा के बारे में। तो रिपब्लिक जो है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा था, ये रूसो ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। प्लेटो ने शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है, और प्लेटो के अनुसार क्या है कि मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है क्या, शिक्षा। शिक्षा क्या है, मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये किसने कहा था, ये प्लेटो ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में। तो ये प्लेटो की शिक्षा योजना थी वो इस प्रकार थी। शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है, और व्यक्ति के शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसा प्लेटो का विचार था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है, और इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भागों में। तो पहला भाग हम लोग देखते हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। बाकी आगे चल करके जब हम उच्च शिक्षा देखेंगे तो उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए थी, ठीक है। अभिभावक वर्ग में कौन कौन आते हैं भाई, दार्शनिक और सैनिक वर्ग, ठीक है।
चलिए तो आगे बताएंगे। तो ये प्राथमिक जो शिक्षा थी ये सभी के लिए अनिवार्य रखी गई थी और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती थी। और ये शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि भावनाओं और संवेगों को संतुलित करके चरित्र का निर्माण करना। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई ये जो उम्र होती है 16 से 20 तक के बीच में, इसमें भावनाओं और संवेगों पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, भावनाओं और संवेगों को संतुलित करेंगे और हम लोग चरित्र का निर्माण करेंगे। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता था उसमें 2 प्रमुख विषय होते थे। कौन कौन से? पहला होता था व्यायाम और दूसरा होता था संगीत। तो व्यायाम और संगीत के माध्यम से कहता था कि भैया व्यायाम खूब करो। व्यायाम करने से क्या होगा कि शरीर आपका हिष्ट पुष्ट होगा, ठीक है, शरीर हिष्ट पुष्ट होगा और आपको कभी भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला काम तो ये करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ और बीमार ना रहो। और संगीत के लिए क्या बोलता है प्लेटो? संगीत के लिए बोलता है कि रचनात्मक, संगीत से क्या होती है, रचनात्मक जो विकास होता है माइंड में वो आएगा और अलग अलग कार्यों के प्रति क्या होगी, रुचि जो है बढ़ेगी विद्यार्थियों में। तो ये व्यायाम और संगीत जो है ये 2 जो है प्रमुख विषय बनाते हैं 18 वर्ष की आयु तक प्लेटो। व्यायाम का अर्थ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत से ही नहीं है परंतु शारीरिक विकास के साथ साथ जैसे कि सहिष्णुता हो गई। सहिष्णुता मतलब क्या होती है? सहन करने की क्षमता। और आपके अंदर साहस आएगी, आपके अंदर वीरता आएगी और मानसिक गुण का विकसित होगा जिससे कि आपका चरित्र विकास के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये था प्लेटो का विचार। 18 वर्ष की आयु में व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद में 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक क्या होता था? साहस और आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी, ठीक है। तो 18 तक आपका ये व्यायाम और संगीत होगा। उसके बाद जो 2 साल बच जाएगा, 2 साल, इन 2 साल में क्या किया जाएगा? सैनिक शिक्षा दिया जाएगा। सैनिक शिक्षा किस लिए दिया जाएगा? ताकि आपके अंदर साहस आए, आत्मनियंत्रण करने की पावर आपके पास बढ़े और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुशासन आपके अंदर आ जाए। क्योंकि सैनिक शिक्षा हम लोग जानते हैं जो सैनिक पद्धति होती है या जो सैनिकों की ट्रेनिंग या शिक्षा होती है वो पूरी तरीके से अनुशासन उसमें ज़बरदस्त होता है। तो अनुशासन की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। उसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं दूसरा, उच्च शिक्षा। 20 वर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए थी किंतु जो उच्च शिक्षा है उसकी व्यवस्था कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए है, यानी कि केवल अभिभावक वर्गों के लिए है। 20 वर्ष की आयु तक जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाते हैं उसके पश्चात फिर क्या किया जाएगा? बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद क्या होगा भैया? परीक्षा होगा और परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे वो सैनिक और उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। किसका? सैनिक और उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। वो कृषक होंगे, मजदूर होंगे, व्यापारी होंगे, शिल्पकारी होंगे, इस रूप में काम करेंगे। कौन? जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे यानी कि जो फेल हो जाएंगे, ठीक है, इस परीक्षा में। और ये परीक्षा जो पास कर लेंगे, ये परीक्षा जो पास कर लेंगे वही आगे चल करके उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, वही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह शिक्षा राज्य के शासक और संरक्षक वर्ग के लिए ही केवल है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। अब इस पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा कि इस पाठ्यक्रम में गणित की, नीति शास्त्र की, ज्योतिषी की और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा। किसकी? गणित की, नीति शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद यानी 20 से 10 यानी 30 वर्ष की जब आयु हो जाएगी तो फिर से क्या होगा? परीक्षा होगा। फिर से क्या होगा? परीक्षा होगा। और उस परीक्षा में यदि कोई असफल हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है तो वो साधारण अधिकारी होगा। और सफल विद्यार्थी को 5 वर्ष तक गणित के, दर्शन के और तर्क के और न्याय की विशेष शिक्षा दी जाएगी। जो लोग पास हो जाएंगे उनको आगे 5 साल गणित, दर्शन, तर्क और न्याय की शिक्षा दी जाएगी और जो लोग फेल हो जाएंगे
वो साधारण अधिकारी बन जाएंगे। अब 5 वर्ष की इस शिक्षा में क्या किया जाएगा, द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा, किंतु 35 वर्ष तक यह शिक्षा अपूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि प्लेटो इसके लिए फिर अलग से व्यवस्था करता है और बोलता है कि भैया 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है, क्या करो, 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करो, जाओ समाज में रह करके समाज से कुछ सीखो। ठीक है, फिर जब ये 50 साल के हो गए, अब 35 से 15 साल तक जो व्यवहारिक शिक्षा लिए तो ये 50 वर्ष के हो गए। अब 50 वर्ष की जीवन के अगर सभी परीक्षाओं में खरे उतर गए तो वही क्या होंगे, दार्शनिक होंगे। ठीक है, और प्लेटो की सम्मति में वो शासक बनने के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो इतना कठिन जो है परीक्षा है और ये पूरी शिक्षा पद्धति है। और एक बात, अब इतनी सारी कठिन परिस्थितियों सब कुछ पास करने के बाद 50 वर्ष की आयु तक जो दार्शनिक राजा बन जाएगा, भैया शासक बनने के बाद वो उस राजा पर क्या होगा कि कानून का कोई नियंत्रण नहीं होगा। कानून का कोई नियंत्रण नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि भैया जो प्लेटो का दार्शनिक राजा होगा उस पर कानून का नियंत्रण होगा कि नहीं होगा, तो उस पर कानून का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होगा, वह क्या होगा, कानून से ऊपर होगा। ठीक है, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा होगा वो कानून से ऊपर होगा और उसका आदेश ही कानून होगा, यानी जो भी वो आदेश देगा वही क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। किस पर, कार्य विशेषीकरण पर। इसने जो साम्यवाद का विचार दिया है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। आगे हम लोग साम्यवाद पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। प्लेटो ने कहा था कि जब तक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या कि जब तक जो शासक हैं वो दार्शनिक नहीं होंगे या फिर जो दार्शनिक हैं वो शासक नहीं बनेंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होने वाला है। ये प्लेटो ने साफ साफ कहा था। अब आइए हम लोग देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि साम्यवाद क्या होता है। ठीक है, तो साम्यवाद क्या होता है कि अविवेकपूर्ण परिस्थितियों में जब हमारा विवेक सही से काम करे तो वही क्या होता है, साम्यवाद होता है। क्या, अविवेकपूर्ण परिस्थिति में, अविवेकपूर्ण परिस्थिति में जब हमारा दिमाग क्या करे, विवेकपूर्ण काम करे। ठीक है, विवेकपूर्ण काम करे तो वही क्या होता है, साम्यवाद होता है। और ये किसने कहा था, ये प्लेटो ने कहा था। ठीक है, ये प्लेटो ने कहा था। तो आदर्श राज्य में अगर न्याय की प्राप्ति करना है तो न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 बातें बतलाई हैं। पहला क्या है, राज्य द्वारा नियंत्रित और सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा कहा है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए ये दोनों चीजें अति आवश्यक हैं। तो कहता है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंस करके निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देने लगता है। कौन, शासक। और ऐसा करते करते सामाजिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने लगता है। कौन, शासक। इसलिए साम्यवाद के बिना विवेक क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है या निष्क्रिय हो सकता है और क्षुधा रक्षक भेड़िया बन सकता है। ठीक है, तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। अभिभावक वर्ग में कौन आते हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, केवल 2 लोगों के लिए होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में देखेंगे तो सभी के लिए है। जबकि प्लेटो का जो साम्यवाद है केवल शासक वर्ग के लिए है और सैनिक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है। कौन, प्लेटो। इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है। कौन, प्लेटो। आइए देखते हैं क्या है। गांधी जी ने भी इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत ही राम राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो आदर्शवादी है और निगनात्मक है। निगनात्मक मतलब क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर। अब आइए हम लोग देखते हैं परिवार विषयक और स्त्रियों का साम्यवाद।
परिवार विषयक और स्त्रियों का साम्यवाद। तो अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो इन्हें परिवार से भी वंचित कर देता है। कहता है भैया निजी संपत्ति भी आपको नहीं रखना है और परिवार भी आपको नहीं रखना है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसलिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त कर दिया जाना चाहिए। किसके लिए? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का पालन कुशलतापूर्वक कर सकें। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो शासक क्या होगा? अपनी मोह में फंस जाएगा और इन सब कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। तो प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां दी हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु नारियों की मुक्ति और समान अधिकार। ठीक है, तो यानी जो अभिभावक वर्ग हैं उन्हें परिवार के मोह से मुक्त कर दो, और अगर राज्य में एकता स्थापित करना चाहते हो तो नारियों को भी मुक्त कर दो और उनको समान अधिकार प्रदान करो। और एक बात जो प्लेटो कहता है नीचे, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य की प्रतिभा का क्या होता है? हनन होता है, और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। ठीक है, सत्य बात है। अगर आप देखेंगे आसपास में तो ये सत्य बात बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। मनुष्य की प्रतिभा का हनन कैसे होता है? जितनी भी चीज़ें इन्होंने पीछे बताई कि मोह माया में फंस जाएगा तो लगा रहेगा, यानी वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा, अपने शक्ति और अपने आप को पहचान नहीं पाएगा, तो उसकी प्रतिभा का क्या हो गया? हनन हो गया। और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। यानी पत्नी अगर होशियार है, सक्षम है, कुछ करने लायक है, तब भी उसको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। बस वो केवल चौके चूल्हे खाना बनाओ, परिवार देखो, इसी में रह जाती है। यानी कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य की प्रतिभा का हनन और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये परिवार का क्या करता है? आलोचना करता है सीधे सीधे। ठीक है, चलिए वो कहता है कि श्रेष्ठ संतति मतलब श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संसर्ग द्वारा। श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा जब संसर्ग करेंगे तो उससे क्या प्राप्ति होगी? एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे मानव नस्ल को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। इसी की आलोचना करते हुए कौन कहता है? अरस्तु कहता है। अरस्तु कौन है? प्लेटो का शिष्य। प्लेटो का शिष्य अरस्तु इसी बात की आलोचना करते हुए कहता है कि प्लेटो आदि पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। क्योंकि प्लेटो क्या करता है? प्लेटो कहता है कि भैया जो राजा का पुत्र होगा वो सभी का पुत्र होगा। जो राजा होगा वो अपने पुत्र को पहचान नहीं पाएगा कि ये मेरा पुत्र है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहता है कि भैया प्लेटोवादी पुत्र होने के अपेक्षा तो यही अच्छा है कि निकट संबंधी का पुत्र हो, कम से कम लोग पहचानेंगे तो हमको। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने आलोचना की थी। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दोनों में व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो साम्यवाद व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी संरचना में 3 वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का ही समावेश है। प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य होगा उसका प्रथम विकृत स्वरूप क्या होगा? समान तंत्र होगा। ठीक है, चलिए तो प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 तत्व हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? एक है शासक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग, एक है उत्पादक वर्ग और एक है न्याय। ठीक है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्याय। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो फाइनली जब ये प्लेटो ने ये सारे काम अपने कर लिए, आदर्श राज्य, आदर्श राजा कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो उसमें क्या करता है कि एक सिसिली, आप लोग जानते हैं सिसिली। ठीक है, सिसिली में सिराक्यूज, सिसिली की राजधानी होती है सिराक्यूज, और जो उसका शासक होता है, उसका जो शासक होता है डायनोसियस, वो भैया बुलाता है। ठीक है,
वो बुलाता है डायोनिसिस फर्स्ट, ठीक है। कौन? डायोनिसिस फर्स्ट। डायोनिसिस जो फर्स्ट है, डायोनिसिस फर्स्ट प्लेटो को आमंत्रण देता है कि भैया आओ और हमारे राज्य को क्या करो, अपने आदर्श राज्य, जो आपका आदर्श राज्य है, जो अवधारणा है, उसी के अनुसार हमारे राज्य को चेंज करो, ठीक है, हमारे राज्य को चेंज करो। अब ये प्लेटो वहाँ पर जाते हैं। अब उसमें जो डायनोसियस होता है निरंकुश तंत्र, वहाँ पर इस समय सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र चलता है, यानी कि वहाँ पे एक तानाशाही शासन चलती है। अब इनकी जितनी भी जो नियम बनाए, योजनाएं बनाए कि हमारा दार्शनिक राजा कैसा हो, इतना पढ़े, इतना ये करे, परिवार नहीं होगा, संपत्ति नहीं रख सकता, ये नहीं कर सकता। तो जब डायनोसिस फर्स्ट ने ये सारी इनकी योजनाएं सुनी तो उसको क्रोध आ गया कि भैया, क्योंकि वो तानाशाही था। अब उसने कहा राज्य छोड़ना पड़ सकता है, आप कोई संपत्ति नहीं रख सकते, आप अपने पुत्र को पहचान नहीं सकते। तो वो उसको गुस्सा आ गई, और गुस्सा जब आई तो इनको क्या किया, प्लेटो को बंदी बना लिया, और प्लेटो को बंदी बना करके एज ए दास के रूप में बेच दिया, ठीक है। और सौभाग्य था कि उस समय प्लेटो का एक मित्र था, प्लेटो के मित्र ने ही इनको खरीद लिया और आज़ाद कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कई सारे प्रयास इन्होंने किए, आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किए, लेकिन सारे जो प्रैक्टिकल थे इनके, वो सारे के सारे फेल हो गए। फिर लास्ट में अपने अंतिम क्षणों में इन्होंने क्या किया, लाज नामक पुस्तक की स्थापना की, और इन्होंने उप आदर्श राज्य की परिकल्पना को यहाँ पर दिया, ठीक है। क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो आदर्श राज्य की संकल्पना हमने दिया है ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लाज के बारे में। लाज यानी क्या होता है, कानून का शासन, ठीक है। तो अभी तक पीछे हम लोग देखते आएंगे कि ये जो प्लेटो था, प्लेटो कानून की बात कहीं किया ही नहीं था। जो उनका आदर्श राजा होगा कानून से ऊपर होगा, कानून से बधा नहीं होगा, इसका आदेश ही कानून होगा, यानी कानून की बात कहीं करता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन फाइनली जो है इनको मानना पड़ा। लास्ट में जाते जाते इन्होंने लाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि कानून का शासन ही अब होगा। चलिए, प्लेटो कानून की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहता है कि कानून विहीन जो व्यक्ति होता है वो सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। यानी कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो फिर व्यक्तियों के कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यहाँ पर बोलता है कि कोई कुशल शासक उदय हो जाए तो फिर भी उसे कानून की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश ज्ञान से महान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है वो कानून से ज़्यादा महान है। इसी संदर्भ में लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था कि जो शक्ति है वो मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। यानी इसने कहा था भाई कि जो कुशल शासक होगा उसके लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है और ज्ञान जो है कानून से महान नहीं हो सकता है। इसी पर लॉर्ड एक्टर ने कहा था कि भैया जब ये शासक बनेगा ज्ञान तो रहेगा, लेकिन जब उसके पास शक्ति आएगी ना, शक्ति जैसे ही शक्ति आती है उस व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है। तो जो ज्ञान है आपका गायब हो जाएगा और व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाएगा। और पूर्ण शक्ति की बात आपने किया है कि उस पर कोई कानून लगेगा ही नहीं, तो फिर तो पूर्ण भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉर्ड एक्टन महोदय ने ये कथन कहा था। अब हम लोग देखते हैं कि लाज की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली बार जो है लाज में राज्य की पूरी जो है भौगोलिक व्याख्या प्लेटो द्वारा किया गया है, और ये कहा गया है कि जो उसकी जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 5040 होनी चाहिए किसी राज्य की जनसंख्या। और राज्य में क्या होंगे, 12 वर्ग, और राज्य परिषद में 12 समितियां होनी चाहिए, ठीक है। कितने, राज्य में 12 वर्ग होने चाहिए और राज्य में 12 समितियां होनी चाहिए। उतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये लॉज क्या होता है, लॉज होता है भैया विधि का शासन और उप आदर्श राज्य, यानी कि शासन सत्ता, यानी विधि का क्या हो जाएगा, विधि का ही शासन हो जाएगा। और इसी में ये जो जनसंख्या है, जो भौगोलिक वाला कार्यक्रम है ना, ये इसमें राज्य की भौगोलिक व्याख्या किया है कि राज्य की जनसंख्या
कितनी होनी चाहिए, 5040 होनी चाहिए, 12 वर्ग होनी चाहिए, राज्य में परिषद इतनी होनी चाहिए। और उसी में ये भी कहा है कि ये जो राज्य होने चाहिए ना, ये राज्य कभी समुद्र तट के किनारे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि समुद्र तट के किनारे यदि राज्य होगा तो उस पर आक्रमण करना बहुत आसान होता है, तो इस प्रकार से उस पर आक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। राज्य ऐसे प्लेस पर होना चाहिए जो कि बहुत दुर्गम हो, वहाँ पर कोई आसानी से कोई भी शत्रु आक्रमण करने के बारे में सोचे भी ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब जो ये 12 वर्ग और परिषद में 12 समितियां होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कम लिखा गया है। तो अब ये जो 5040 जो है जनसंख्या होगी, उसमें क्या होगी, वो सभी मिल करके क्या बनाएंगे, एक साधारण सभा बनाएंगे, एक साधारण सभा बनाएंगे। और यही साधारण सभा क्या करेगी कि अन्य संस्थाओं का निर्माण करेगी। यही जो सभा होगी अन्य संस्थाओं का निर्माण करेगी और अपने जो मुखिया होंगे संस्थाओं का, उनका चुनाव भी सब यही करेगी। ठीक है, ये हो गया। और इसी में क्या होगी कि एक सलाहकार परिषद होगी। ठीक है, एक सलाहकार परिषद होगी। सलाहकार परिषद में कुल 37 जो है सदस्य होंगे और वो परामर्शदात्री के रूप में काम करेंगे, परामर्शदात्री के रूप में काम करेंगे। और उसने कहा था इसी में एक प्रशासनिक परिषद होगा। क्या होगा? प्रशासनिक परिषद होगा। क्या होगा? प्रशासनिक परिषद होगा जो तिहरी चुनाव, ठीक है, इसी में इन्होंने कहा था तिहरी चुनाव पद्धति पर आधारित होगा। जैसे मान लो कि 5040 है, इसमें जो है एक बार छंटे तो 100 हो गए, 100 में से फिर छांट दिए गए तो 37 हो गए, तो क्या हो गया? तिहरी चुनाव हो गया। तो प्रशासनिक जो परिषद होगा वो तिहरी चुनाव पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी में इन्होंने न्याय व्यवस्था दी थी और न्याय व्यवस्था में इन्होंने 4 प्रकार के जो है न्यायालय की स्थापना की थी। कौन सी? एक स्थापना की थी क्षेत्रीय न्यायालय, और एक स्थापना की थी पंचायती न्यायालय, और एक था विशेष न्यायालय, और एक था आम जनता न्यायालय। ठीक है, आम जनता न्यायालय। तो क्षेत्रीय पंचायत थी, ये अपने क्षेत्र से संबंधित थी, क्षेत्रीय न्यायालय। और जो पंचायती न्यायालय थी ये अपने पंचायती क्षेत्र से संबंधित थी। विशेष वाला थी ये स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते थे उनसे सब संबंधित थी। आम जनता जो होती थी, अंतिम शक्ति किसे प्राप्त थी? वो आम जनता को प्राप्त थी। और राज्य से संबंधित जितने भी मुद्दे होते थे ये यहीं पर सुने जाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो जनसंख्या 5040, 12 वर्ग होनी चाहिए, राज्य में 12 समितियां होनी चाहिए, और प्रत्येक के द्वारा वर्ष में 1 माह के लिए शासन कार्य किया जाना चाहिए। प्लेटो के दार्शनिक राजा के संबंध में कार्ल पॉपर ने क्या लिखा है? तो कार्ल पॉपर ने आलोचना करते हुए यह कहा है कि जो दार्शनिक राजा है वो प्लेटो स्वयं है, और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की दावादारी है। ठीक है, रिपब्लिक स्वयं जो है प्लेटो को राजा बनाने की दावेदारी है। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर हम लोग करते हैं समाप्त। थोड़ी सी अगर चीज़ें हम लोग इसमें और ऐड करना चाहें, थोड़ा सा लॉज को और अच्छे से सीखना चाहें, तो हम लोग आते हैं फर्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जगह है और आपको यहाँ से थोड़ी सी और चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाते हैं। ठीक है, लॉज के बारे में। चलिए, तो लॉज में इन्होंने और क्या क्या चीज़ें कहीं, तो लॉज में हम लोग आते हैं परिवार और संपत्ति वादक जो व्यवस्था थी। ठीक है, किसमें? लॉज में आते हैं, और परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद था उससे संबंधी। देखो भाई, अब पहले क्या कहा था? परिवार और संपत्ति संबंधी साम्यवाद में इन्होंने कहा था कि जो राजा होगा उसकी कोई संपत्ति नहीं होगी, उसका जो परिवार होगा वो उसका परिवार नहीं होगा, वो समुदाय का होगा, सबके लिए होगा, जो पुत्र होगा सबके होंगे। इसमें उसने क्या कहा कि जो अभिभावक वर्ग होंगे, कौन होंगे? जो अभिभावक वर्ग होंगे वो संपत्ति रख सकते हैं,
संपत्ति क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। किसमें कहा था, लाज में कहा था कि संपत्ति रख सकते हैं और परिवार भी रख सकते हैं, ठीक है, परिवार भी रख सकते हैं। लेकिन परिवार कैसे रख सकते हैं, राज्य की सहमति से रख सकते हैं। अगर राज्य कहे कि भैया परिवार रख लो तो रख सकते हो। संपत्ति भी किसकी सहमति से रख सकते हो, तो राज्य की सहमति से रख सकते हो। लेकिन इसका जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, सामुदायिक होगा। क्या होगा, सामुदायिक प्रयोग के लिए आप इसको रख सकते हो और इसका उपभोग भी सामूहिक तौर पर ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसमें आगे कि जो कार्ल पॉपर महोदय थे, कार्ल पॉपर, अभी आपको बताया, कार्ल पॉपर महोदय ने और रसल महोदय ने, इन दोनों महोदयों ने क्या कहा था कि प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। क्या कहा था कि प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। तो फासीवादी पर स्पेशली हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि फासीवादी क्या होता है। फासीवादी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं, ठीक है। कौन, फासीवादी, ठीक है। राज्य को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। व्यक्ति, इसमें व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी जो फ्रीडमता होती है, उसकी जो स्वतंत्रता होती है, ये सारी चीज़ें उसमें छीन ली जाती हैं। और ये स्पेशली अगर फासीवादी देखें तो फासीवादी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद साम्राज्य का विस्तार, खास करके मुसोलिनी का नाम आप सुने होंगे। मुसोलिनी जो है फासीवादी का प्रतिपादक था। इसमें क्या होता है कि साम्राज्य का विस्तार, अविवेकपूर्ण नीति का प्रयोग, अनैतिक तरीकों का प्रयोग, युद्ध का प्रयोग, इन सारी चीज़ों का प्रयोग साम्राज्य विस्तार के लिए किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा कार्य, ऐसी चीज़ें या ऐसी धारणा तो प्लेटो ने बिल्कुल नहीं दी है। यानी कि जो प्लेटो का विचार है वो फासीवादी नहीं है। प्लेटो जो है वो फासीवादी विचारक ना होकर के कैसा है, वो एक नैतिकवादी विचारक है। क्या है, एक नैतिकवादी विचारक है, ठीक है। चलिए, तो अगला थोड़ा सा एक पॉइंट हम इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, शासन प्रणाली का वर्गीकरण, ठीक है। कैसा, शासन प्रणाली का वर्गीकरण भी देख लेते हैं ताकि ये पूरा आपका कंप्लीट रहे, इसमें कुछ बचे ना। शासन प्रणाली का वर्गीकरण इसमें दो प्रकार से बताता है प्लेटो। कब, एक बताता है कि जब शासक जो है, जब शासन कानून से बधा हो, ठीक है, ये हो। और एक पार्ट ऐसा बताता है कि जब शासन कानून से ना बधा हो, ठीक है। दो पार्ट करता है। अब इन दोनों पार्टों में हम लोग देखते हैं कि उत्तम शासन कौन सा होता है, मध्यम शासन कौन सा होता है और निकृष्ट शासन कौन सा होता है। तो जब शासन कानून से बधा होता है उसमें प्लेटो कहता है कि ऐसे कंडीशन में जो उत्तम शासन होता है वो होता है राजतंत्र। और सबसे निकृष्ट शासन कौन सा होता है, सबसे निकृष्ट शासन होता है लोकतंत्र, ठीक है। ये आज के परिप्रेक्ष्य का लोकतंत्र नहीं है, एक बात इसको ध्यान में रखना है। जब कानून से बधा हो शासन, ऐसी कंडीशन में लोकतंत्र को इसने सबसे निकृष्ट क्यों माना, क्योंकि मानता है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र होता है। उसमें जो कानून बनाने की पावर, क्षमता होती है या शक्ति होती है वो कई लोगों के पास होती है, ठीक है। तो कई लोग मिल करके जब कानून बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कानून ठीक से नहीं बन पाएगा, या जो कानून बनाया जाएगा उसमें कई लोगों की भागीदारी होगी तो वो भी कानून सही नहीं बन सकता है। तो इसी चीज़ों को सोच करके उसने जब शासन कानून से बधा हो तो लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट माना है और राजतंत्र को सबसे अच्छा माना है। क्योंकि राजतंत्र में कानून के अनुसार शासन करना या कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है, केवल एक व्यक्ति के पास होती है, तो वो अच्छे से कानून बना सकता है, ठीक है। मध्यम में क्या माना है, तो मध्यम में माना है इसने अभिजात तंत्र को, ठीक है। अभिजात तंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र आप लोग बोल सकते हैं।
अगले में कहता है जब शासन कानून से ना बंधा हो, जब शासन कानून से ना बंधा हो तो उसमें उत्तम शासन कौन सा होता है, वो होता है लोकतंत्र। ठीक है, और सबसे जो खराब शासन होता है वो होता है नृशंस तंत्र। क्या होता है, नृशंस तंत्र, उसमें सबसे खराब होता है। और मध्यम में क्या होता है, गुटतंत्र। ठीक है, चलिए, तो लोकतंत्र, गुटतंत्र, निशंस तंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, ये जब अरस्तु महोदय आएंगे तो उनमें हम लोग इनकी और अच्छे से पूरा व्याख्या करेंगे, क्योंकि अरस्तु महोदय ने इन सबकी अच्छी सी व्याख्या करके दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो प्लेटो को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त। तो आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लेटो समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप ज़रूर देखिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स जो है ज़रूर बना लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा, ये 100% क्या है, गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आप करते रहिए। अगला वीडियो जल्द लेकर के हम आएंगे, किसका, अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु का लेकर के आएंगे, जो कि और ही शानदार होने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अपने ज्ञान को बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।